So friends, welcome back to our channel Portal to Study. So in this session we will study the question bank of thermodynamics. So let us start with the MCQs. So the first MCQ here is, which of the following is correct when the energy is transferred to a system from its environment? मतलब अगर कोई सिस्टम को एनवायरनमेंट से या फिर बाहर से कुछ एनर्जी दिए तो उसका क्या होगा आगे। अब जितना सिस्टम है मतलब अपना जो फोकस ऑफ ऑब्जेक्ट है या फिर जो फोकस ऑफ सिस्टम है या फिर अपन बोलेंगे सिस्टम मतलब जहाँ पे हम कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख सकते हैं कि हीटिंग ऑफ आइस। तो जैसे हम एक बीकर में हमने कुछ आइस क्यूबिकल्स लिए, उसको हीट किए, तो नॉर्मली हमको मालूम है कि वो पानी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जैसा हमने इसको हीट किए तो एक्सटर्नल एनर्जी हमने हमारे सिस्टम को दिए, और हम एक्सटर्नल एनर्जी सिस्टम को दी तो सिस्टम ने एनर्जी वो एब्जॉर्ब किया, और वो आइस ने हीट एब्जॉर्ब करके वो कन्वर्ट हो गया वाटर में, लिक्विड वाटर में, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो हमने हीट एनर्जी दिए थे वो सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि सिस्टम हैज़ गेन्ड एनर्जी, राइट। कि सिस्टम ने एनर्जी वो यूज़ किया या फिर वो एनर्जी गेन किया और वो आइस क्यूबिकल्स कन्वर्ट हो गए वाटर मॉलिक्यूल्स। द सेकेंड MCQ इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम फ्रीली अलाउज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर विथ इट्स एनवायरनमेंट? मतलब ऐसा कौन सा सिस्टम है जो एनर्जी और मैटर दोनों को एक्सचेंज करने के लिए अलाउ करता है। अब हमने ये पढ़ा है कि 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड। तो अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर पानी बॉईल कर रहे हैं तो वो एक है ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल। कैसे? क्योंकि हम जब पानी बॉईल करते हैं तो वो पानी तो हीट हो रहा है और वो हीट कंडक्शन या कन्वेक्शन से भी बाहर आ रही है, और जो पानी स्टीम के थ्रू बाहर चले जा रहा है तो वो पानी की वॉल्यूम भी कम हो रही है। तो यहाँ पर एक्सचेंज इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज हीट एंड मैटर। मैटर कैसा है, जैसा उसका वॉल्यूम भी कम हो रहा है पानी का, जो वो स्टीम के फॉर्म में चले जा रहा है। तो यहाँ पर हो गया ओपन का एग्जाम्पल। अब ये क्लोज का एग्जाम्पल। क्लोज का एग्जाम्पल क्या है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओनली एनर्जी इज एक्सचेंज। कि फॉर एग्जांपल ये एक कुकर है, तो वो कुकर में जैसे आप उसको हीट कर रहे हैं तो अगर आपने उसके सरफेस को टच किए तो आपको हीट महसूस होंगी उसमें, तो वो हीट वहाँ से रिलीज कर रहा है। लेकिन अगर उसमें पानी बॉईल हो रहा है तो वो स्टीम उसमें से बाहर नहीं निकलेंगी क्योंकि वो ऊपर से उसका लिड कवर्ड है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल है क्लोज सिस्टम का। और ये आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है थर्मस फ्लास्क। जैसे कि आप इसमें रखते हैं कि कोई एक ठंडी चीज़ या गर्म चीज़ जैसे चाय हो या फिर कुछ एक ड्रिंक हो, अगर आपने उसमें रखे तो वो एज इट इज रहेंगी, उसकी वॉल्यूम भी कम नहीं होंगी और उसकी हीट भी कम नहीं होंगी। जैसा अगर फॉर एग्जांपल वो अगर ठंडी ड्रिंक है तो वो ठंडी रहेंगी, और अगर वो चाय है तो या फिर कुछ हॉट ड्रिंक है तो वो गर्म ही रहेंगी। तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम अलाउज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर विद इट्स एनवायरनमेंट? दोनों भी एक्सचेंज कौन करता है, तो दोनों भी एक्सचेंज कौन करता है, जैसा हमने देखिए इसका आंसर है ओपन सिस्टम। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट MCQ. The next MCQ is, two systems are at same temperature are said to be in. We have studied before the 3 types or 4 types of equilibrium, that is chemical equilibrium, thermal equilibrium, mechanical equilibrium and thermodynamic equilibrium. So in this question, the two systems are at same temperature. So the equilibrium in which the two systems are at same temperature is called thermal equilibrium. So the next MCQ is, for work done to be reversible, the process should be. अगर वर्क डन रिवर्सिबल होना है तो प्रोसेस कौन सा होना चाहिए? तो 2 प्रोसेस ऐसे हैं जिसमें वर्क डन रिवर्सिबल होता है, एक है एडियाबैटिक, एक है आइसोथर्मल। लेकिन अब हमारे ऑप्शंस में एडियाबैटिक या आइसोथर्मल नहीं है। अगर आइसोथर्मल होता भी था तो वो 2 आंसर करेक्ट हो जाते थे, तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है एडियाबैटिक, राइट। सो द नेक्स्ट MCQ इज, अ गैस इन अ क्लोज कंटेनर इज हीटेड विद 10 जूल ऑफ एनर्जी causing the lid of the container to rise 2 meter with 3 Newton of force. What is the total change in energy of the system? अब ये चैप्टर में आपका एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि आप जितनी भी हीट दे रहे हो सिस्टम को, वो 2 पार्ट में बट जाएंगी। कौन से 2 पार्ट? एक है इंटरनल एनर्जी डेल्टा U प्लस W, दैट इज वर्क डन। तो मतलब आप जो भी उसको हीट एनर्जी है, जो भी एनर्जी देंगे तो वो 2 पार्ट में बट जाएंगी। एक है इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और दूसरा है वर्क डन। मतलब वो हीट कुछ पार्ट वर्क डन में होगा कि वो जो पिस्टन है हमारा, यहाँ पे एक एग्जांपल आपका यूनिफॉर्म है, पूरे चैप्टर में आपको यही लेना है एग्जांपल। कौन सा? कि एक कंटेनर है, उसमें ये पिस्टन लगा हुआ है और यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स है। ये आपका एक फिक्स्ड एग्जांपल, ये पूरे चैप्टर में ये एग्जांपल के साथ खेलना है आप लोगों को। तो यहाँ पर इसको अगर हमने यहाँ पर हीट दिए तो वो हीट उसकी इंटरनल एनर्जी को थोड़े जाएंगे और ये वर्क डन होगा, इससे ये
पिस्टन ऊपर मूव हो जाएगा, ये इतना डिस्टेंस से मूव हुआ पिस्टन ऊपर, राइट। तो अब यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये मैक्सिमम जगह मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। अ गैस इन अ क्लोज कंटेनर हीटेड विद 10 जूल ऑफ एनर्जी, मतलब उसको हीट करने के लिए हमने क्यू दिए 10 जूल, कॉजिंग द लिड ऑफ द कंटेनर टू राइज 2 मीटर विद 3 न्यूटन ऑफ फोर्स। अब हमको यहाँ पे वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन का हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास दोनों भी है, फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। फोर्स कितना है 3 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर दिया हुआ है, तो वर्क डन हो जाएगा हमारा 6 जूल, राइट। अब हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करना है। फर्स्ट लॉ हमारा क्या है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, या फिर डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W। तो हमारे पास Q दिया है 10 जूल और हमारा ये है 6 जूल, तो 10 माइनस 6 जूल विल बी 4 जूल। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 जूल, राइट। अब द नेक्स्ट MCQ इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील विद द ट्रांसफर ऑफ। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है हमारा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा बोलता है कि हम जो भी वर्क डन कर रहे हैं वो पूरा का पूरा हम हीट में ट्रांसफर कर सकते हैं उसको, या फिर हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो भी हीट है वो पूरी की पूरी हीट को वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वहाँ कुछ ना कुछ लॉस ऑफ एनर्जी होगा। तो हमारा यहाँ पे हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कौन सी क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हीट के बारे में, तो इसका आंसर होगा हीट। द नेक्स्ट MCQ इज हीटिंग अ गैस इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेनर इज एन एग्जांपल ऑफ विच प्रोसेस। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेनर है तो वो कौन से प्रोसेस का एग्जांपल है। अब कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब हमको मालूम है कि वो आइसोकोरिक प्रोसेस है। अब इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल किसी के घर में चोर घुसा, वैसे तो हम यही सपोज करेंगे कि नहीं घुसना चाहिए किसी के घर में, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल गया किसी के घर में चोर, तो चोर गया तो क्या करेगा चोर, वहाँ से कुछ ना कुछ सामान या कुछ तो भी उठा के लेके आएगा, तो वो घर की वॉल्यूम कम कर रहा है कुछ ना कुछ, मतलब कुछ ना कुछ वो वॉल्यूम उठा के लेके चल जा रहा है। तो हम ये एग्जांपल से याद रख सकते हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब जिसमें चोर है तो वो वॉल्यूम कांस्टेंट है, हम ऐसा बस एक याद रखने के लिए ऐसा याद रख सकते हैं। तो ये हीटिंग अ गैस इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम आ गया इधर, तो हम क्या बोलेंगे चोर, चोर मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस, राइट। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी हैव स्टार्टेड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। दो ऑब्जेक्ट्स से उनको कब बोलेंगे कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो दो ऑब्जेक्ट्स अगर कुछ ना कुछ कनेक्टेड है कुछ ना कुछ तरीके से, तो उनको हम थर्मल इक्विलिब्रियम में बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो दोनों का टेम्परेचर एक कुछ टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाएंगे या फिर सेम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर एट सेम टेम्परेचर दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। और यहाँ पर एक कंडीशन है कि वो कनेक्टेड होने चाहिए दोनों भी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइंस ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड। सो द साइंस ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमेट्री एंड द साइंस ऑफ मेजरिंग हीट इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा चेंज करके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे मैथमेटिकल इक्वेशन के जैसा है, जैसा हमने मैथ्स में पढ़ा था कि इफ A इक्वल टू B एंड B इक्वल टू C देन A इक्वल टू C, राइट। बस इसको ही थर्मोडायनेमिक्स लैंग्वेज में हमने कर दिया तो वो हो जाएगा हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कैसे? यस, इफ टू सिस्टम्स आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम देन दे आर आल्सो इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। मतलब अगर एक सिस्टम है हमारे पास A और B सिस्टम उसको एक कनेक्टेड है और A और B का सेम टेम्परेचर है, मतलब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री सेल्सियस, तो ये दोनों भी 30 डिग्री सेल्सियस पे है। और B और C कनेक्टेड है और वो भी 30 डिग्री सेल्सियस पे है, तो A और C ये दोनों का भी टेम्परेचर सेम ही हुआ जो है 30 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब हुआ दो सिस्टम हमारे पहले इक्विलिब्रियम में थे, थर्मल इक्विलिब्रियम में A और B, और हमने सेकंड कंडीशन ये देखे थे कि B और C भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो हमको ये मालूम पड़ा कि A और C भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ये हमारा जीरोथ लॉ। अब ये द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताना है, तो अगर आपको ये इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन नहीं भी याद रहा या फिर आप कुछ रीजन से उसको वर्ड्स में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप बेसिकली हमारा कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। लेकिन आपको इसका बस फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। आप फॉर्मूला भी बहुत इजीली याद रख सकते कि जो भी हीट हम सिस्टम को दे रहे हैं तो वो हीट दो पार्ट में डिवाइड हो जा रही है। कौन से? एक है इंटरनल एनर्जी, वो गैस की इंटरनल एनर्जी में चेंजेस होंगे कुछ, और दूसरा है वर्क डन की वो पिस्टन मूव होगा ऊपर या नीचे, राइट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम कॉल्ड एज। मतलब अगर हमारे पास एक ही सिस्टम है, वही सिस्टम जैसा हमने देखे कि ये पिस्टन लगा हुआ है और यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स है, तो ये गैस मॉलिक्यूल्स का हमको नेचर मालूम है कि वो रैंडम मूवमेंट करते हो, किधर भी घूमते रहते हो।
तो ये रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर उसके पास खुद की कुछ इंटरनल एनर्जी रही वो जब भी घूमेगा, अगर इंटरनल एनर्जी नहीं रही तो वो बैठ जाएंगे एक जगह। जैसा अगर आप लोगों ने ये भी एग्जांपल देखे होंगे कि आप अगर सुबह उठे, नाश्ता किए, जो भी है आपका प्रोसेसेस किए, खेलने गए, पढ़े, जो भी है, फिर उसके बाद दोपहर का आपने खाना नहीं खाया, तो 5 बजे आपकी हालत कैसी हो जाती? वो एग्जांपल है लो इंटरनल एनर्जी का, कि मतलब आप ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते, एक जगह बस बैठे रहेंगे आप, तो ये एग्जांपल है लो इंटरनल एनर्जी। लेकिन अगर आपने दोपहर का खाना खा लिए या फिर 3 बार खाना खा लिए, 3 टाइम खाना खा लिए, तो आपकी एनर्जी ज़्यादा होगी। लेकिन कुछ यहाँ पर एक्सेप्शन स्टूडेंट्स भी होते हैं जो ज़्यादा अगर एनर्जी होगी तो भी बैठ जाते हो। लेकिन गैस का वैसे एग्जाम्पल नहीं है, अगर गैस के पास इंटरनल एनर्जी नहीं तो वो मूवमेंट करते रहेंगे, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि वो है इंटरनल एनर्जी। ये सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट कैन फॉर्म अ यूनिट which may have ability to exchange energy with its surrounding is called what? So ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा है जो जिसके पास एबिलिटी है, जिसके पास चांसेस है कि वो क्या करेंगे, एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग्स, तो उसको हम बोलेंगे बेसिक थर्मोडायनेमिक सिस्टम, नॉर्मल। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन व्हाट बेसिस अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड। ये हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि 3 टाइप के सिस्टम है हमारे पास, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। तो हमको वही लिखना है यहाँ पे कि on the basis of transfer of heat and matter, that is energy and matter, we can classify this into 3 types, that is open, closed and isolated, right? So the next question is what is the thermodynamic process? Thermodynamic process क्या है? तो a thermodynamic process is a process in which thermodynamic state of a system is changed। मतलब ऐसे कुछ ना कुछ प्रोसेस जिसमें या तो टेम्परेचर चेंज होगा, या तो प्रेशर चेंज होगा, या तो वॉल्यूम चेंज होगा, ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। लेकिन आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, अगर क्वेश्चन आया ये तो हम इतने लिखेंगे, प्रोसेस इन विच थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ सिस्टम इज चेंज्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन हीट। सो व्हाट इज हीट? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम्स और ऑब्जेक्ट्स विद डिफरेंट टेम्परेचर्स। मतलब अगर कोई 2 ऑब्जेक्ट्स है, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट है, अगर दोनों को हमने कनेक्ट किए या फिर ज्वाइन किए, तो वो हॉट ऑब्जेक्ट से हीट ट्रांसफर होंगी कोल्डर ऑब्जेक्ट में। ये हीट की प्रॉपर्टी है और यही हम बोलेंगे कि डेफिनेशन ऑफ हीट क्या है, वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि ट्रांसफर हो सकती है 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में, कंडीशन कि वो दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट होना चाहिए, और वो हीट ट्रांसफर होंगी फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम व्हेन द अमाउंट ऑफ हीट Q इज एडेड टू द सिस्टम एंड द सिस्टम डज नॉट डू एनी वर्क ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब ये एक एग्जाम्पल हम हमारा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अभी जैसा अब एग्जाम आ रहे हैं तो हमको पेरेंट्स पीछे पढ़ो 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 पढ़ो, लेकिन हमारा काम क्या है, हम क्या करते हैं, हम बैठे रहते हैं, हमारा कुछ वर्क डन हो रहा ही नहीं है हमारे पे, हमको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन 0। तब एक बार ऐसा होगा, फिर एक थ्रेशोल्ड पॉइंट के बाद आपको हीट कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में पड़ेंगी। अब हीट कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में पड़ी तो आपकी इंटरनल एनर्जी फिर चेंज हो जाएंगी। कैसे? हम ये देखते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला क्या बताता है हमारा कि Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, राइट। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम इंटरनल एनर्जी निकालना है, मतलब डेल्टा U की वैल्यू निकालना है। अब कब निकालना है? व्हेन द अमाउंट ऑफ Q इज एडेड, मतलब Q दे रहे हैं कुछ ना कुछ एनर्जी, और सिस्टम इज नॉट डूइंग एनी वर्क, मतलब व्हाट इज W विल बी 0, राइट। तो हमारा क्या हो जाएगा फिर Q इज इक्वल टू डेल्टा U, इतना ही बचेगा हमारा। तो हम क्या बोलेंगे, द इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस बाय द अमाउंट डेल्टा U इज इक्वल टू Q। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डज अ सिस्टम लूज एनर्जी टू इट्स सराउंडिंग एंड इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस। अब इसका मतलब ये है कि हमको डेल्टा इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस बोला है, तो मतलब हमको डेल्टा U कम करना है, राइट। अब कब बोल रहा है व्हेन डज सिस्टम लूज एनर्जी, उसने एनर्जी लूज करना चाहिए, तो अब हम क्या बोलेंगे कि जब सिस्टम खुद से काम करेगा तो उसकी एनर्जी कम होगी। जैसा आप है, आपको पेरेंट्स ने आपको बोले नहीं, लेकिन आपको अंदर से कुछ आ रहे नहीं, एग्जाम आ रहे, अब थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा, तो आपकी इंटरनल एनर्जी आप खुद से यूटिलाइज कर रहे हैं, आपको एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी, तो अब आपकी इंटरनल एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं, तो आपकी इंटरनल एनर्जी जाहिर सी बात है कम होंगी। तो हम यहाँ पर बोलेंगे व्हेन द सिस्टम डज सम वर्क टू इंक्रीज इट्स वॉल्यूम एंड नो हीट इज एडेड, मतलब हीट ऐड नहीं किया, मतलब यहाँ पर हमारा फिर से हो जाएगा फॉर्मूला तो सेम रहेगा, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब हमने हीट दिए नहीं तो Q इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W, या फिर W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U। तो हम बोलेंगे व्हेन द सिस्टम डज सम वर्क टू इंक्रीज इट्स वॉल्यूम एंड नो हीट इज एडेड टू इट व्हाइल इट्स एक्सपांडिंग, द सिस्टम विल लूज एनर्जी टू इट्स सराउंडिंग एंड इट्स इंटरनल एनर्जी विल डिक्रीज, राइट। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूमेरिकल इन विच अ सिस्टम रिलीजेस 100 किलोजूल ऑफ हीट while 80 kilojoule of work is done on the system. Calculate the change in internal energy.
So let us first write the given data. So the system releases 100 joule of heat. So we take the released heat as negative quantity and the heat applied to the system as positive quantity. So here what is it is said, a system releases 100 kilojoule of heat, so it is releasing, so we will take the heat as negative. So while 80 kilojoule is work done on the system. अब ये डिफरेंस फिजिक्स और केमिस्ट्री में यहाँ पर आता है. अब इंटरनल एनर्जी और हीट ये दोनों का तो डायरेक्शन सेम है. अब वर्क डन का डायरेक्शन केमिस्ट्री और फिजिक्स में चेंज हो जाता है थोड़ा सा. कैसे चेंज होता है? अब हमारा जो है फिजिक्स में एक ड्रैग फोर्स नाम है. अगर ये पिस्टन है एज इट इज, तो ये गैस का ड्रैग फोर्स ये डायरेक्शन में होगा FD, राइट. अब ये ड्रैग फोर्स के रिलेशन में हमको सब देखना है, तो हमको इसका डायरेक्शन वर्क डन का याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको अगर समझ गया तो. अब ड्रैग फोर्स इधर है और पिस्टन कुछ ना कुछ रीजन से इधर मूव हो रहा है, चाहे हम एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हो कुछ, तो ये दोनों का फोर्स हो गया अपोजिट साइड, तो ये हो जाएगा फिर नेगेटिव वर्क डन. लेकिन अगर हमारा फोर्स ऑफ ड्रैग फोर्स भी ये डायरेक्शन में और हमारा वर्क डन भी ये डायरेक्शन में, तो ये सेम डायरेक्शन में, तो इनका डायरेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव. अब हम क्या बोल रहे हैं कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम मतलब ये है हमारा, हम वर्क डन लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं ऊपर से, तो हमारा ड्रैग फोर्स और ये वर्क डन का डायरेक्शन क्या हो गया अपोजिट, तो ये हम क्या लेंगे इसको फिर से नेगेटिव. कुछ नहीं, वही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज करना है हमको. डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, या फिर उसको ऐसा ही अरेंज भी कर सकते हैं. अब हमारा Q क्या है -100 और W भी क्या है -80, राइट. तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो -100 प्लस 80 विल बी -20 किलो जूल. लेकिन आपके आंसर में यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है, तो हम बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी 20 किलो जूल, राइट. सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि 5 क्वेश्चन सेम टाइप के, यहाँ पर आपको सिर्फ उसमें ग्राफ बनाना है. तो the first question is draw PV diagram of reversible process, the next is of irreversible process, the third one is of showing positive work with varying pressure, the fourth one is of negative work with varying pressure, and the fifth one is of showing positive work with constant pressure. अब आपको PV डायग्राम में एक बात बस बेसिकली याद रखना है कि वॉल्यूम हमारा होगा x एक्सिस पे और प्रेशर होगा y एक्सिस में. अब रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब क्या, हमने देखे इससे पहले कि ऐसा प्रोसेस जो सेम पाथ से वापस आ सकता है. जैसा हम एग्जांपल देखेंगे कि बॉइलिंग ऑफ वाटर, या फिर वाटर का आइस में ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस टू वाटर लिक्विड, राइट. जैसा हमने देखे कि हमने वाटर को, लिक्विड वाटर को फ्रीजर में रख दिए तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. अब हमने वही आइस को वापस निकाल के एक नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दिए, तो कुछ टाइम के बाद वो वापस से नॉर्मल लिक्विड वाटर में आ जाएगा. तो वो जो पाथ से गुजर के जो लिक्विड वाटर आइस बना था, वही सेम प्रोसेस से वो आइस टू लिक्विड वाटर कन्वर्ट हो गया. तो ये हम देखेंगे कि जो पाथ से पॉइंट A टू पॉइंट B कन्वर्ट हुआ था, फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे आइस टू लिक्विड वाटर, राइट. अब मैं यहाँ पर एग्जांपल सिर्फ समझाने के लिए ले रहा हूँ, ये प्रेशर वॉल्यूम का यहाँ पर रिलेशन नहीं है. तो आइस टू वाटर एक सेम प्रोसेस से आया, और वही पाथ से वाटर टू आइस अगर हमने फ्रीजर में रख दिए तो वही पाथ से वापस आइस में कन्वर्ट हो गया. तो ये है हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस. अब सेकंड एग्जांपल है इरिवर्सिबल प्रोसेस. हम बस ये एग्जांपल से देख सकते हैं ऐसे कि वो जो पाथ से आया वही पाथ से वापस नहीं जा सकता, उसको दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा. तो ये आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, हम इसको बस चेंज भी कर सकते हैं, हम ऐसा भी बना सकते हैं, हम ऐसा भी बना सकते हैं, लेकिन बस आपके टेक्स्ट बुक में दिया था इसलिए मैंने सेम डायग्राम लिया यहाँ पे. द थर्ड वन इज ड्रॉ PV डायग्राम शोइंग पॉजिटिव वर्क विथ वेरिंग प्रेशर. अब हमारे पास वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला है W इज इक्वल टू P dV या फिर P डेल्टा V. अब dV क्या है हमारा, P इंटू V2 माइनस V1, राइट. अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको वर्क डन पॉजिटिव होना है, तो प्रेशर तो हमने एक ही क्वांटिटी रखे. अब V2, अगर हमने V2 लिए वॉल्यूम 10 लीटर्स और V1 लिए 5 लीटर्स, तो ये क्या हो जाएगा, P इंटू 10 माइनस 5 विल बी 5P. तो ये क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी. तो वर्क डन हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी आने के लिए हमको फाइनल वॉल्यूम या फिर V2 ज़्यादा लेना पड़ेगा V1 से. तो हम देखते हैं, हमने यहाँ पर V2 ज़्यादा लिए, ये वैल्यू ज़्यादा है, ये क्वांटिटी ज़्यादा है, और ये V1 क्वांटिटी कम है, तो V2 माइनस V1 पॉजिटिव आएगा, तो वर्क डन पॉजिटिव आ जाएगा. तो बस यहाँ पर ये एरो का ध्यान रखना है कि हम ये पोजीशन से ये पोजीशन पे जा रहे हैं, तो ये एरो इधर. अगर हमने एरो को उल्टा कर दिए तो हमारा ये क्वांटिटी V1 हो जाएंगी और ये क्वांटिटी V2 हो जाएंगी. इसका मतलब ये है कि हमारा V2 हो गया अभी 5 और V1 हो गया 10, तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा फिर -5P. तो हमारा वर्क डन हो गया नेगेटिव. तो हमने बस यही एरो को बस उल्टा कर दिए तो हमारा वर्क डन हो गया नेगेटिव, राइट. अब द फिफ्थ क्वेश्चन इज ड्रॉ PV डायग्राम शोइंग पॉजिटिव वर्क एट कांस्टेंट प्रेशर.
अब पॉजिटिव वर्क बताना है तो हमको मालूम है कि हम V1 पहले लेंगे और V2 बाद में लेंगे। अब कांस्टेंट प्रेशर मतलब प्रेशर एक्सिस पे एक ही वैल्यू रहेंगी कांस्टेंट, तो ये प्रेशर एक्सिस पे एक ही वैल्यू है कांस्टेंट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। सो नाउ लेट अस गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 मोल ऑफ अ गैस एट टेम्परेचर 400 केल्विन expands isothermally from initial volume of 4 liter to a final volume of 8 liter. So find the work done by the gas. और यहाँ पर हमको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई, तो हमको बस ये जो हमारे 4 प्रोसेस है, चारों प्रोसेस के अलग अलग फॉर्मूले हैं वर्क डन के। किसी का तो एक का जीरो ही है, जैसा आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम पहले गिवन डेटा लिख लेंगे कि 3 मोल है, टाइम टेम्परेचर दिया है, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम और गैस कांस्टेंट। तो हमारे पास आइसोथर्मल का वर्क डन का फॉर्मूला है, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज NRT नेचुरल लॉग ऑफ वर्क वॉल्यूम ऑफ फाइनल टू रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ इनिशियल, राइट। सो हम यहाँ पर अब हमको नेचुरल लॉग को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा लॉग टू द बेस 10 में, क्योंकि हमारे पास कैलकुलस या फिर हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो लॉग टेबल हमारे पास लॉग टू द बेस 10 होता है। तो हम जब नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करेंगे तो हमको एक मल्टीपल फैक्टर आएगा 2.303, तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और कुछ नहीं, बस n की वैल्यू मालूम है, r की भी वैल्यू मालूम है, t की भी वैल्यू मालूम है, vf vi भी मालूम है, तो हम पुट कर देंगे इसको एज इट इज। तो हम जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन के बाद आंसर आएगा 6.913 किलो जूल, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आइडियल गैस ऑफ वॉल्यूम 2 liter is adiabatically compressed to 1/10 of its initial volume. Its initial pressure is 1.01 into 10⁵, ये 10⁵ है यहाँ पर, ये गलत हो गया, 10⁵ पास्कल। कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर एंड गिवन गैमा इज 1.4, राइट। अब हमको मालूम है कि एडियाबेटिकली प्रोसेस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है PV रेज टू गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर हम लिख सकते हैं P1 V1 रेज टू गैमा इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू गैमा, राइट। तो अब यहाँ पर पहले गिवन डेटा लिख लेंगे। गिवन डेटा क्या है हमारे पास, इनिशियल वॉल्यूम दिया है 2 लीटर, फाइनल वॉल्यूम दिया है कि इनिशियल का 1/10 हो जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि इनिशियल वॉल्यूम का 1/10। अब उसके बाद प्रेशर दिया है 1.01 into 10⁵ और हमारे पास गैमा दिया है, तो हम एडियाबेटिक का फॉर्मूला का एडियाबेटिक प्रोसेस का वही फॉर्मूला यूज करेंगे, PV रेज टू गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम लिखेंगे PF VF रेज टू गैमा मतलब फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू इनिशियल प्रेशर इनटू इनिशियल वॉल्यूम, और गैमा तो कांस्टेंट ही, कुछ नहीं, बस वैल्यूज पुट कर देना है यहाँ पर हमको। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा PF इज इक्वल टू PI VI अपॉन VF रेज टू गैमा। तो हमारे पास है VF अपॉन VI, ये है 1/10, तो यहाँ पर VI बाई VF हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, वो हो जाएगा 10। तो यहाँ पर 10 रेज टू 1.4 ये आप लॉग बुक से कैलकुलेट कर सकते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2.537 इंटू 10⁶ पास्कल। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इजी वन, दैट इज एक्सप्लेन द साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या है? साइक्लिक प्रोसेस हम ये बेसिकली हम साइकिल के टायर से ही बस पहचान सकते हैं कि वो हम साइक्लिक प्रोसेस बोल देंगे। मतलब कैसे, अगर फॉर एग्जांपल दिस इज अ टायर ऑफ अ साइकिल, सो if we have considered this point will, as the cycle moves, this point will go to this direction and will come back finally to this point, and then again the same process will be continued. So we can conclude that a process we have taken the example of a tire of cycle. If we have taken the example in thermodynamics, we will say a process in which an initial state of a system is finally reached after some process, or we can say in formal language as a thermodynamic process that returns a system to its initial state is called a cyclic process. अब बस ये डायग्राम आपको बनाना है, वो डायग्राम का डिस्क्रिप्शन देना है, तो डायग्राम का डिस्क्रिप्शन आप कैसे देंगे, इन दिस प्रोसेस द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज द सेम। कौन सी, ये ए स्टेट, कि ये ए स्टेट से बी स्टेट में हमारा कन्वर्जन हो रहा है, फिर बी स्टेट से एक दूसरे पाथ से वापस से ए स्टेट में ही कन्वर्जन हो रहा है, तो हमारा इनिशियल स्टेट वापस से रीगेन हो गया। तो हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी ए की थी तो वो वापस से ए पे आ गया, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो गया, 0। तो हम यहाँ बोल देंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो गया, 0। और हमारे पास फर्स्ट लॉ क्या है, फिर से Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गया 0, तो Q इज इक्वल टू W बचा हमारे पास, ये हमने लिख दिया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में डिफरेंसेस क्या है? फर्स्ट पॉइंट, द रिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी रिवर्स ऑन द सेम पाथ। जैसा हमने पिछले एग्जांपल लिए कि आइस और लिक्विड वाटर का, कि वो सेम पाथ से वापस भी जा सकता है। अब रिवर्सिबल प्रोसेस का बस उसका अपोजिट, इट कैनॉट बी ट्रेस्ड बैक ऑन टू इट्स सेम पाथ, राइट। सो द नेक्स्ट डिफरेंस इज रिवर्सिबल प्रोसेस इट वेरी स्लो प्रोसेस। आप जैसा ये एग्जांपल ही हम याद रख सकते हैं कि जो वाटर का आइस में कन्वर्जन है तो वो 1 सेकेंड में नहीं होता है, उसको कुछ ना कुछ एक टाइम पीरियड लगता है, मतलब वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है, या फिर उसको हम बोल सकते हैं कि क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, तो बहुत स्लो प्रोसेस होता है, तो ये हम बोलेंगे कि इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। और इरिवर्सिबल प्रोसेस इज फास्ट प्रोसेस, इसका बस अपोजिट लिखना है आपको उधर।
अब हम बोलेंगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो होता है इन्फानाइट स्टेप्स में, क्योंकि वो बहुत स्लो होता है छोटे छोटे स्टेप्स में, तो हम बोलेंगे कि उसमें इन्फानाइट स्टेप्स होते हैं। और उसके अपोजिट हम रिवर्सिबल में बोलेंगे कि वो उसमें फाइनाइट स्टेप्स होते हैं। अब फोर्थ पॉइंट आप बोलेंगे कि ये ग्राफ। अब ग्राफ कैसे, कि हमने जो ये पहले ग्राफ बनाए पिछले क्वेश्चंस में, आपको बस यही ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ है रिवर्सिबल का, ये ग्राफ है इरिवर्सिबल का, तो आपको ये सेम ग्राफ उसमें बताना है। 4 पॉइंट सफिशिएंट है आपके आंसर के लिए। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो गया कि डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। नाउ द क्वेश्चन इज स्टेट द अजम्पशंस मेड फॉर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अभी आपको दिख रहा होगा कि इतने लंबे चौड़े पॉइंट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस बेसिक 3 पॉइंट याद रखना है। कौन से? अब फर्स्ट पॉइंट आपको बेसिक याद रखना है कि विच एवर रिएक्शन वी आर कंसिडरिंग दैट रिएक्शन मस्ट बी और दैट रिएक्शन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट कि हर रिएक्शन हम जो बोलेंगे कि वो होगा रिवर्सिबल प्रोसेस। अब सेकेंड पॉइंट क्या होगा, हम आइडियल कंडीशंस कंसिडर करेंगे। मतलब हम बोलेंगे कि भाई ये आइडियल गैस है या फिर ये आइडियल हमारा कंटेनर है और पिस्टन आइडियल है। पिस्टन आइडियल का मतलब क्या, कि इट इज मूवेबल, फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस, राइट। और हमारा हम प्रोसेस के हिसाब से आइडियल कंडीशंस थोड़े चेंज करेंगे। कैसे, कि हम बोलेंगे कि ये उसके वॉल्स ऑफ अ सिलेंडर या फिर वॉल्स ऑफ अ कंटेनर आर गुड थर्मल कंडक्टर्स। ये कब बोलेंगे, आइसोथर्मल में। और थर्मली इंसुलेटिंग बोलेंगे कब, एडियाबैटिक प्रोसेस में, राइट। अब थर्ड पॉइंट बेसिकली ये हमारा कि जो भी आइडियल गैस है तो वो आइडियल गैस इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, जो कि हमारा PV इज इक्वल टू nRT। तो ये हो गया हमारे 3 पॉइंट्स। सो यहाँ पर हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चंस बताएंगे। फॉर मोर अपडेट्स हिट द बेल आइकन and like and share this video and subscribe to this channel for more updates. Thank you.